रखा हुआ है और इस क्राइसिस के पीरियड में वो अटैक के लिए हम पर प्रभाव डाल रहे हैं। इम्पोर्टेंट है हम अपने आप को रक्षात्मक दृष्टिकोण से रख रहे हैं कि हमारी रक्षा हो। हम बचाव पक्ष में हैं और वो अटैकिंग पक्ष में। इसका मतलब कि वहां एक्ट ऑफ गॉड नहीं हुआ, एक्ट ऑफ गॉड सिर्फ हमारे यहाँ हुआ। वहीं से शुरू हुआ एक्ट ऑफ गॉड। फिर कहां से वो एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा क्या है? इसका मतलब कि हमारे यहाँ इतने अच्छे मर्मदर्शी दूरदर्शी लोग नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन मुद्दों पर रिसर्च करने का बहुत इम्पोर्टेंट है और आज रिसर्च हो नहीं रहा है। पीएचडी स्कॉलर रिसर्च करेंगे, पुराने डाटा को उठाकर रिसर्च कर देंगे, रिसर्च करेंगे तो पुराने डाटा को उठाकर। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी सर, कभी कभार सर मैं जब नेट पे डेटा देखती हूँ सर, जो एनएसएसओ हम लोग को प्रोवाइड करते हैं सर, कभी कभार मुझे डेटा में भी बहुत शक होता है सर। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और सर पॉवर्टी का डेटा देखा सर, जिस हिसाब से वो दिखाते हैं कि पॉवर्टी कम हो रही है सर, मुझे नहीं लगता सर। जितना आप सर डायग्नोस्टिक रिसर्च अगर सर हम करें इस पे सर, स्पेसिफिक चीजों पे हम कहते हैं कि रिसर्च करना, तो सर मुझे लगता है कि सर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है रादर कि हम बोले कम हो रहा है। क्योंकि सर जो मिडिल क्लास है, मुझे ऐसा लगता है सर मिडिल क्लास की जो पर कैपिटा इनकम है सर, वो और कम होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सर। ये गवर्नमेंट सिर्फ इल्यूजन देती है कि हमने उनके अलाउंसेस बढ़ाए हैं सर। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, जहाँ तक मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर, वो दाम भी बढ़ाते हैं कमोडिटीज के, तो सर वो बैलेंस हो जाता है। तो सर मुझे जहाँ तक लगता है जितने मिडिल क्लास हैं सर, उनकी सर बोलने की बात है कि सर उनकी जो हाथ में आया हुआ पैसा सर वो ज्यादा दिखती है, बट सर जब सामान का ही दाम ज्यादा हो जाएगा तो सर तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो सर जो हम लोग अपलिफ्ट करने की बात करते हैं एचडीआई में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सर, वो बढ़ नहीं रही है। वी आर डेप्रिशिएटिंग समवेयर। कहां बढ़ रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो होती जा रही है। यस सर। और सर मैंने ये भी देखा सर, जो साउथ साइड में परचेजिंग पावर है लोगों की सर, द वर्किंग आवर सर, द लेबर, और सर जो उनको पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं सर, काफी एफिशिएंट है एंड दे आर हैप्पी समवे। सर जो प्राइवेट जॉब वाले भी है सर, मैंने देखा सर, मेरे भी भैया भाभी है सर, उनका जो सर जो सैलरी है बहुत अच्छा है सर यहाँ के कंपैरेटिव में, मुझे ऐसा लगता है सर। टोयोटो ने कह दिया हम भारत में व्यापार नहीं करेंगे। दैट इज वेरी एसेंशियल थिंग। भारत से व्यापार नहीं करेंगे, भारत से बाहर जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज भारत से बाहर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? भारत में इकोनॉमी के लिए पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य हो चुका है। बाहर से कोई आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? व्हाट इज दिस? उसका भी रीजन है, एग्जैक्टली सर, उसका रीजन है सर, उनको उतना आउटकम सर फीडबैक मिल ही नहीं रहा ना सर। अगर हम 100 इन्वेस्ट करेंगे आप में तो सर इतनी तो अपेक्षा करेंगे सर, है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा ना सर उनको, तो सर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो सर उतना कम है सर। मैंने कल ही पढ़ा सर, हमारा ये ऑल ओवर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट सर लगभग 23 मिलियन से कम हुआ है सर, लगभग 10% की कमी एक्सपोर्ट में सर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो सर उस हिसाब से तो बहुत घाटे में हम सर। चाइना की तो बात छोड़ दीजिए सर, कंपटीशन में ही नहीं है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो सर हम तब सोचेंगे ना सर, रिजर्व्स होंगे हमारे पास सर, बैलेंस होगा हर चीज सर, यहाँ तो कुछ नहीं है, नील पट्टा सन्नाटा। सर 3 महीने में हमारी इकोनॉमी सोचिए एग्जॉस्ट हो गई, 3 महीने में एग्जॉस्ट हो गई सर। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। तो सर आप खुद सोचिए कि हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे। सही बात है। जब अपनी युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? तो हम -1000 पे होंगे, हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या होगी? और ऐसी दशा दिख रही है कि हमारे साथ युद्ध की दशा हर समय बढ़ रही है और हो भी रहा होगा युद्ध, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ रियलिटी में क्या कितना बेहतर है, कितना खराब स्थिति है। चाइना क्या कर रहा है हमको ठीक से बताया नहीं जा रहा है। राजनाथ सिंह जितनी बातें बोल रहे हैं उससे नहीं पता चलता है सब बढ़िया है। क्लियरिटी नहीं दिख रही है कि स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के बाहर क्या है, हमारी नेबरिंग पॉलिसीज क्या है। रशिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है,
अगर ये सब कुछ बहुत बढ़िया है तो दिखता क्यों नहीं है? फिर तो चाइना पे दबाव होना चाहिए, रशिया तुरंत दबाव करना चाहिए, अमेरिका को तुरंत दबाव करना चाहिए। ये गलवान में क्या स्थिति है? क्यों नहीं हमारी बॉर्डर लाइन से एलएसी क्लियर है? 1962 से भूख आज तक इतना साल बीत गया, एलएसी क्यों नहीं क्लियर है? हमने इतना पैसा खर्च करके क्यों नहीं एक तो चाइना वाल एक इंडिया वाल बना दी? क्यों नहीं ऐसा ही हो गया? भाई जब जिस पॉइंट पर डिस्प्यूट है वहां लाइन क्यों नहीं कायदे से खींच दी जाती है? एलएसी क्लियर क्यों नहीं है? बैठ के क्लियर कर दो, 4 चीज उधर दे दो, 4 चीज इधर ले लो, क्लियर कर दो। एक बार क्लियर कर दो, 1000 साल के लिए क्लियर कर दो। कि क्या डिस्प्यूट बना रखे हो आप लोग? दे दो 4-5 चीज और दे दो, कह दो भाई चलो ठीक है बैठो और क्लियर करो। एकदम से डिस्प्यूट खत्म हो, डेवलपमेंट तभी होगा जब डिस्प्यूट खत्म होगा, लेकिन डिस्प्यूट खत्म ही नहीं होता। हमारी एलएसी नहीं क्लियर है, ये कैसी बातें हैं? कुछ ऐसी चीजें ये आज तक प्रॉब्लम बना है। कश्मीर का मुद्दा हम नक्शे में कश्मीर को दिखाते हैं, वो चाइना में भी है और वो पाकिस्तान में भी है, तो हटाओ अपने नक्शे से, स्पष्ट कर दो कि हमारा, अगर हमारा है तो लेने के लिए बाकी दो, अगर है नहीं है तो दे दो, बात खत्म कर दो। इशू क्यों क्रिएट करते हो? तो चीजें ऐसे डिस्प्यूट्स बनाए हुए, नॉर्थ सिस्टम पूरा कश्मीर से लेकर के इधर गलवान से लेकर अरुणाचल तक का सब डिस्प्यूटेड है। हम कहते हैं इस पर एक इंटरनेशनल सोसाइटी बैठा करके इसको बैठ करके रिसॉल्व कर दीजिए, जो जो सही सही दिशा है और जहां प्रॉब्लम है वहां मेमोरेंडम करा दीजिए। यानी चाइना में जाना चाहते हो, इंडिया में जाना चाहते हो, सारे इश्यूज क्लियर कर दो, क्लियर कर दो, लद्दाख का भी मेमोरेंडम करा दो, सब कुछ करा दो, सब सही कर दो, जो वास्तविक है वो लाइन एक बना दो, एक सही लाइन खींच जानी चाहिए जिस पे डिस्प्यूट ना हो, वो इंटरनेशनली सैटेलाइट्स पे लगा देना चाहिए। अब उस लाइन की अगर कोई भी क्रॉस करता है तो मर मिटो, तो फिर कुछ बात ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं हमारी एलआईसी नहीं क्लियर, हमारी एलओसी नहीं क्लियर, तो क्लियर क्या होगा? और कब, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो डिस्प्यूट बना रहेगा, तब तक तो हमारे सर ये तब तक प्रॉब्लम होगा जब तक सर पॉलिटिकल एजेंडा जो है सर हम लोग कम नहीं करेंगे सर, इकोनॉमिक एजेंडा को हम लोग नहीं प्रायोरिटी देते हैं सर, उसका रीजन ये है। तो सर तब तक वो कम नहीं होगा। अगर हम कोई बॉडी बैठा भी देते सर, अगर वो करप्टेड है तो सर कोई मतलब नहीं होगा सर। इसको सर हम लोगों की गवर्नमेंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा, तभी सर हम लोग इंटरनेशनल पॉइंट पे पहुंचेंगे। मेन बात ये, इसीलिए हमारे नेबरिंग जो रिलेशंस है नेबर्स के साथ, वो अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि आए दिन हम इसी तनाव में रहते हैं। अब चाइना अगर इसी तनाव में रहेगा कि हमें भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रखना है, उसको अटैक करना है, तो भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को हमारे विरुद्ध बनाएगा। जब हमारे विरुद्ध हमारे नेबर्स रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब ये बाउंड्री की प्रॉब्लम रिसॉल्व होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज की डेट में बाउंड्री रिजोल्यूशन। बाउंड्री पर रिसॉल्व करिए, बाउंड्री का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, इंटरनेशनल सोसाइटी को बैठाइए, नक्शा सामने आमने रखिए, जो बोले वो होना चाहिए, और तब मैत्रित्व और तब डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। और तब भारत को सिर्फ और सिर्फ दिशा एक होगी, वो होगी डेवलपमेंट करना है। और फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स जो इतनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर दिन देश में क्राइसिस बढ़ रहा है। क्राइसिस नंबर 1, अब संविदा पे जॉब मिलेगी। पहली बात तो एक व्यक्ति को जॉब लगते लगते हो जाता है 32 साल 33 साल, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है और सब कुछ उसके एडिक्वेट होता है तो। अब अगर 5 साल संविदा में रहेगा तो 37-38 साल तक का व्यक्ति अगर संविदा में जॉब करेगा और उसकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी तो वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचेगा? अगर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगा तो फिर वो जॉब नहीं करेगा। गवर्नमेंट जॉब संविदा पे रहेगी, श्योर है कि रहेगी कि नहीं रहेगी, भविष्य कितना स्ट्रांग रहेगा, कई ऐसी चीजें को लेकर के क्राइसिस बना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ए क्लास और बी क्लास, यानी इसका मतलब तो सिर्फ एक बात है कि अब देश में सिर्फ और सिर्फ लोग तैयारी करेंगे पीसीएस और आईएएस की, क्योंकि वही एक जॉब है जो श्योर दिखती है और वही एक जॉब है जो 2 साल में हो जाएगी। इसका मतलब कि 133 करोड़ लोग कंपटीशन में कूदेंगे अब कल से इस जॉब के लिए। आईएएस ऑफिसर्स बनना है, समूह गा और घा तो लोग भुला देंगे, और जो थोड़े बहुत और इंटेलिजेंट है वो इंजीनियरिंग करके और वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि अंबानी जी और अडानी जी और फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जॉब रखी हुई है, वहीं मिलेगी जॉब। यही रियलिटी है। चलिए बहुत सी बातें हो गई। फैजा मेरी आवाज आ रही है आपको? फैजा है सर, मोर में है चैट का ऑप्शन। कैसा मोर में?
हाँ सर, मैंने उस दिन देखा था, अभी क्यों नहीं दिखा रहा सर? अभी नहीं दिखा रहा सर, उस दिन दिखा रहा था चैट का ऑप्शन मोर में। सर मैं लैपटॉप में देखा था, उसमें आ रहा था। अच्छा, चैट का ऑप्शन क्यों हट गया? एडमिट कार्ड का कुछ अता पता नहीं है। ले लेंगे, वो डिटरमाइंड है लेने को। अब वो पूरी परिस्थितियां उनके सामने, एक साथ कई एग्जाम है, अब एक ही महीने में साल भर के सारे एग्जाम उनको लेना है, नीट भी लेना है, जी भी लेना है, सीएसआईआर भी लेना है, देख रहे हैं लिस्ट तैयार है लंबी लंबी, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है उसको फटाफट ले रहे हैं। कर तो रहे हैं वो बेचारे, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं। काम को खत्म करना होता है ये, ताकि काम खत्म हो जाए और सरकार के पास एक यही बिजनेस रह गया है। सरकार के पास इस समय एक ही बिजनेस है, और वो ये है कि बच्चों से फीस लेना है, ताकि उनसे एग्जाम करा के उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दें, और सर्टिफिकेट का कोई एग्जामिनेशन ना हो, उसका कोई जॉब ना मिले, वो सबसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट उनको एलिजिबल बना दे, सक्षम है मैदान में लड़ने के लिए, पर युद्ध होगा नहीं, सक्षमता बनाए रखिएगा, बस नहीं है। चलिए फिलहाल एक दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन कृति? यस सर, क्या बोले सर? स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन, स्ट्रॉन्गेस्ट हेरिटेज, हाँ हरिकेन हरिकेन, हाँ सर हुडहुड नहीं, गुड, एलेना। सही जवाब सर, वो तो एलन। एलन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन, 300 एलेन। सर इतना ज्यादा है सब कुछ सर, हायर एनवायरनमेंट में कि सर सब मिक्स हो रहा है सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, यही हो रहा है मेरे साथ। बोलो ऐसे बोलो, सबको याद करना पड़ेगा, जितने दिए वो भी कम है, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, लर्न तो करना ही पड़ेगा। सर टीचिंग एप्टीट्यूड पे फिर ये नहीं लिखना चाहिए कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए सर, उसमें सब टीचर के बारे में अच्छा अच्छा होता है, करना हमको वही ऑपोजिट वाला करना पड़ता है सारा। सर ये 3 ऑप्शन बचते हैं सर। चलिए क्या करा जाए, जो कहा जाता है वो होता नहीं वास्तविक। चलिए बताइए कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? The term ecology was coined by who? Who coined the term ecology? तो क्या? कोई भी जवाब दे। सर who coined the term ecology? सर कौन सा था? सर एच से नाम था, हरवर्ड सर पारिस्थितिकी तंत्र का? हाँ सर पारिस्थितिकी तंत्र? नहीं अर्नेस्ट हैकेल। हाँ अर्नेस्ट हैकेल 1866। हाँ अर्नेस्ट हैकेल। तिवारी समिति का या कमेटी का रिपोर्ट से संबंधित है और कब आया? तिवारी रिपोर्ट सर ये पर्यावरण शिक्षा से सर, पर्यावरण शिक्षा 1980। हाँ बिल्कुल सही है, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड है, 1980 में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। फैजा आपको जब आवाज नहीं आ रही है? फैजा सर जेआरएफ की एज लिमिट कम हुई है सर? कहाँ हुई है? अभी कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? सर उसमें जब साइट्स पे जाओ तो उस पे नीचे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं सर, उस पे नीचे एज लिमिट मतलब 1 दिसंबर के बाद जो मतलब 2020 के बाद जो होगा सर, उसके बाद सर 28 कर दिए हैं सर उसमें जेआरएफ के लिए। फॉर्म भरते समय? नहीं सर, इधर नहीं, अगले मतलब 1 दिसंबर के बाद, ये वाले एग्जाम के बाद में सर।
तो ये कहाँ मेंशन है, साइट पे मेंशन है? हाँ सर, उस पे जब इस पे मैंने देखा था सर, सरकारी जल पे जब ऑफ फॉर्म फिलअप करने वाला सर, उसमें देखते हैं सर, उसी में था लास्ट में। अच्छा, फिलहाल जो उसका मैनुअल है ना यूजीसी नेट के साइट पर, ऐसा उससे मतलब होता है ऐसा मैनुअल जो nta.nic.in पे है, ऐसा तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। क्योंकि इसका एक मैनुअल है, उसमें सब दिया है डिटेल, और कोई नया चेंजेस तो अभी आया नहीं है। आज इंटरनेट का सर्वर बहुत डाउन है। वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा नहीं दिया है। सर, वो साइंस वालों का है शायद सर, सीआरएस करके है, एनटीएस सीआरएस यूजी से है। सीएसआईआर का होगा ना? हाँ, सीएस, हाँ मतलब वो सीएसआईआर का सीएसआर का होगा, सर। यूजीसी नेट का नहीं होगा, क्योंकि अच्छा सर। सीएसआईआर का आप कह रहे हैं वो वाला है। देखिए ये पुस्तिका दिख रही है आपको, पुस्तिका, सीएसआर। ये पुस्तिका, इसमें ऐसा यहाँ पर सारा डिटेल दिया रहता है। अगर कोई चेंजेस होना होता है तो जून 2008 के अनुसार कोई ऐसा चेंजेस नहीं दिखा रहा है। एलिजिबिलिटी में आप जाइए, सर, ये सर जो प्रोफेसर हैं सर, ये मतलब कैटेगरी में आते हैं कि काय कैटेगरी में आते हैं? क्या बोला, फिर से बोलिए, आवाज कर दी। प्रोफेसर होते हैं मतलब सर, तो ये किस कैटेगरी में का में आते हैं? प्रोफेसर तो सब एक डिग्री ये में। सर। देखिए ये लिखा है ना, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन नॉट मोर देन 30 इयर्स एज ऑन 1 जून 2020, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी यही डेट है जो आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हाँ सर, दिख रहा है। बस अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और कोई नया चेंजेस तब होगा जब नया फॉर्म आएगा। अभी नया फॉर्म आया नहीं है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है। इस 35 साल तक अदर कैटेगरीज होते हैं, जनरल बॉयज के लिए 30 साल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए। तो क्या किया जाए, तो लोग ही नहीं आए हैं, सारे लोग विश्राम कर रहे हैं।
मध्य में गठित हुई थी पर्यावरण को लेकर के, आज उस पर चर्चा करूंगा। देखिए, इंडियन कनाडा एनवायरमेंट अथॉरिटी 1995। अब भारत और विश्व के समुदाय मिलकर पर्यावरण के प्रति सचेतनता जागृत करते हुए पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना और विश्व को एकीकृत करने में लगभग 70 से 80 के दशक से लगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का काफी बड़ा योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसके तहत कई एक समिति, कई एक ऑर्गेनाइजेशंस गठित किए गए, जिसमें मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में बताया है कि लगभग 70 के दशक से रामसर सम्मेलन जो ईरान में, और उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1972 में गठित हुआ, फिर साइट्स 1976 में, और फिर वियना कन्वेंशन जो कि ओजोन पर गठित हुआ वैश्विक समुदाय का 1985 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में बना 1986 में, और ब्रुकलिन कमीशन 1987 में आता है, जो संपोषणीय विकास पर पहला मंच बोला जाता है। उसके बाद एजेंडा 21 को अपनाया गया यूएनसेट में 1987 में, और 1992 में यूएनसेट जो उसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। फिर 5-5 वर्षों पे रियो 5, रियो 10, और फिर 10 वर्ष बाद रियो 20 यानी रियो की समिट्स हुई। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण होता है, 1987 में इसको गठित किया गया था, जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास किया गया। इस तरह से आईपीसीसी की गठन हुआ 1988 में। ये सारी प्रक्रियाएं वैश्विक समुदाय द्वारा मिलकर हुई, लेकिन भारत ने भी अपनी ओर से अग्रिम प्रयास करते हुए कनाडा के साथ मिलकर के एक अंतरराष्ट्रीय संधि किया, और ये भारत और कनाडा के मध्य किया गया एक मेमोरेंडम करार था। इसमें कनाडा और भारत विश्व के समुदाय को अपील करने के बजाय स्वयं ही अपने आप को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का एक संधि बनाते हैं, जिसके तहत दोनों सरकारों के मध्य अक्टूबर 1995 में पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट को मिलाकर किए जाने की योजना बनाई गई, क्योंकि कनाडा भी एक विकसित और बड़ा राष्ट्र है और भारत भी विकासशील राष्ट्र है जिसकी आबादी काफी ज्यादा है। अतः भारत और कनाडा अपने आप में एक विश्व के रूप में देखा जाता है, इसलिए इन्होंने मिलकर के इस योजना को बनाया कि विश्व के दृष्टिकोण से वैश्विक प्रयास ऐसा किया जाए जिसमें भारत और कनाडा स्वयं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुशंसाओं को फॉलो करते हुए एक साथ आगे आकर एक विशेष संधि को साइन करते हैं। अभी 1995 में उठाया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, जिसकी बड़ी सराहना की गई वैश्विक समुदाय में, क्योंकि किसी संधि के तहत, वैश्विक संधि के तहत दबाव के वश कोई कार्य किया जाना और स्वेच्छा से कुछ अपने आप किसी कदम को उठाना एक सराहनीय प्रयास हो सकता है, और ये भारत और कनाडा के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था। तो एक छोटा सा ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर, सर तो बहुत इजी था सर, ये इंडिया कनाडा वाला। कनाडा Yes, और sir. भारत के मध्य में हुआ। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पे चलते हैं। सर कनाडा का सर एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो क्रीम कंट्री, क्रीम कंट्री, जिसमें हम कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को रखते हैं, या क्रीम कंट्री। यस सर। और छोटे देशों में बात करा जाए तो नॉर्वे है, स्वीडन है, यूरोपीय कंट्रीज हैं जो कि बहुत खुशहाल देश, खुशहाल इन द सेंस कि कितनी क्राइसिस जैसे आप भारत में देख रहे हो, हर तरीके की क्राइसिस, इतनी आबादी की परेशानी है, इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है, हर एक क्षेत्र में प्रॉब्लम है। यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम के साथ जन्म लेता है, मरता है प्रॉब्लम के साथ। एक प्रकार से यहाँ खुशी नहीं है, भारत जैसे देशों में खुशहाली नहीं है, क्योंकि क्राइसिस ही क्राइसिस है। यस सर। लेकिन कनाडा आप चले जाए, मैं रशिया को काफी हद तक इस मामले में, रशिया तो काफी प्रभावित रहा है
कई एक चीजों से, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसे हैं जो अपने आप में दुनिया है। ऑस्ट्रेलिया तो इतना सक्षम है कि वो अपने आप में पूरी एक दुनिया है, उसके पास सभी प्रकार के संसाधन हैं। वो कहा जाए मतलब हाथी है, तो हाथी को किसी प्रकार का डर ही नहीं है, ना उसको चाइना से डर है, ना अमेरिका से डर है, ना कोई उसको ललकारता है, और ना ही वो वैश्विक राजनीति में उठ के आता है। वैश्विक राजनीति में हम अक्सर नाम सुनते हैं, अमेरिका को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए प्रयास करता है, चाइना, रशिया, सभी सुपर पावर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आप में सुपर पावर है। वो कभी भी ना बोलने की जरूरत महसूस करता है कि हम सुपर पावर हैं। कनाडा का भी नाम आप बहुत कम न्यूज में सुनते हैं कि हाँ वो भी ये बताना चाहें कि हम बहुत सुपर पावर है, लेकिन क्या कनाडा की जो एरिया है वो क्या अमेरिका से कम है? और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अमेरिका दो बड़े विश्व के देश हैं, और ये दोनों देश सक्षम बहुत हैं। कनाडा भी बहुत सक्षम देश है, लेकिन शांति प्रिय देशों में आता है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो शांति प्रिय देश हैं, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि काफी खुशहाली होगी। खैर बहुत ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हम उस देश में नहीं रहते, लेकिन हाँ काफी हद तक जहाँ वैश्विक समुदाय में टेंशन से भरा हुआ है, वहां की तुलना में देखा जाए तो ये काफी शांति और शांत युक्त देश है। और हम लोगों को जो सर उसका रीजन है सर, जो कनाडा के सर वो बहुत यंग है, और सर वो यंगस्टर का सर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सर, उसको लेके ज्यादा चलते हैं सर। उनके बारे में मैंने पढ़ा सर वो कितने कमेटी के वो रह चुके हैं, और सर वो यंग चीजें जो अभी आ रही हैं सर उसको कंसिडर करके वो चेंजेस लाते हैं कनाडा में। तो सर इसीलिए सर कनाडा का HDI बहुत अच्छा है सर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ कई एक चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, भाई देखिए भी सिटीजन टैक्स नहीं देगा, तो जितने भी एसेंशियल है सर उन्होंने पूरा वो कर दिया। बिल्कुल सर वो यंग है सर, मोस्ट यंग में आते हैं वो। छोटा सा देश है फ्रांस, और 1600 करोड़ रुपए यंग से नहीं मतलब है सर, यहाँ की सोच ही ऐसी। हम सर से राफेल खरीद रहे हैं 1600 करोड़ रुपए का। इतना छोटा सा देश, क्या हम आत्मनिर्भर होकर 1600 करोड़ रुपए बचा नहीं सकते? हमारे यहाँ क्या जब सैटेलाइट बनाए जा सकते हैं, हम मंगल तक जा सकते हैं, 400 करोड़ रुपए की लागत पे हम मंगल पहुंच सकते हैं, और हम 1600 करोड़ रुपए के एक जो छोटा छोटा सा हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, यानी कि राफेल खरीद रहे हैं। क्या हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता इन सब चीजों पे नहीं है? क्यों नहीं हो पा रही आत्मनिर्भरता? कैसे आत्मनिर्भरता आएगी? कब गवर्नमेंट सोचेगी? कौन सी गवर्नमेंट सोचेगी? गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कौन सर करेगा? हम करेंगे, सर हम ये आत्मनिर्भर बनाएंगे, कैसे सर होगा? सर उनके सर हिसाब से सर निर्भरता आ गई सर, क्योंकि सर ये रफेल आ ने गया ना सर रफेल आ गया, सर रफेल ही हम लोग खाएंगे, रफेल ही हम लोग सर पहनेंगे सर। हाँ हाँ बोले। हो सर गया ये सर। नेता कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो भारत में। सर कुछ ऐसा हो भारत में, मतलब वो कभी नहीं सोचेंगे। कोई भी आता सर, ये सर लूटने खाने में रफेल आए भी थे। तो हमने, हाँ सर रफेल भी तो हमने मंगाया ही है सर, हमारे खुद का तो टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है नहीं देखा जाए तो सर। तो सर इसमें आत्मनिर्भर हम कैसे हुए सर? मांगे ही तो हैं। आत्मनिर्भर नहीं सर है। आत्मनिर्भर वैसे ही बना रहे सर, ठेला लगाओ आत्मनिर्भर। देखिए एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी अपनी बातें कि 400 करोड़ रुपए में मंगल का जो है यात्रा करके आए, मंगल तक हुआ है, और 1600 करोड़ रुपए का एक तो रफेल खरीदते हैं। भाई इतना कई रफेल खरीदकर में इतना पैसा बर्बाद करते हैं, क्या 400 करोड़ रुपए बचा लिए 100 करोड़ और लगा देते, क्या फर्क पड़ेगा? यस सर। क्या सर अभी दिक्कत? चंद्रयान-3 तैयार हो रहा है सर, सर अभी फिर टैक्स बढ़ेगा सर, हम ही लोग से लेके सर वहाँ बेच देंगे सर, पैसा लेके सर करने। सर चूसते तो हम ही लोग हैं, ये नेता बन बना के। पॉलिसीज नहीं समझ आ रही है, सारी पॉलिसीज सब धराशायी हो गई, आनंद नहीं रहेगी आप। सर नेता ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल, जब आपको अपने देश पे गर्व ना रह जाए, अपने लोगों पे गर्व ना रह जाए, तो क्या कहा जाए भाई? सुधार नाम की चीज नहीं है। देखते देखते हम इस दुनिया से चले जाएंगे, पर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही है। सर सर लोकतंत्र हम सर लोग जो बुढ़े लोग बात वहां करते हैं, संसद में। हाँ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, पर काहे का लोकतंत्र? हम गवर्नमेंट बदल देंगे, पर हम किसको लाएंगे? कौन सी गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो अच्छी होगी, और सर कौन सी किस गवर्नमेंट अच्छी थी? नो विकल्प सर है। किस सर किसी को भी सर किसी को भी लाएंगे सर, वैसे सब रहेंगे सर। जो सर सर लॉटरी इतना चुनाव में मेथड पैसा सर, लगा के जाएगा, कोई भी नेता संसद है सही बात है, वही बात है ना, सर। किसी को भी लाएंगे, सारे लोग एक जैसे। सर कुछ नहीं करेंगे सर, सर जब जाके सर लॉटरी मेथड लगाएंगे सर, लॉटरी में जो आ जाएगा सर वो हमारा गवर्नमेंट होगा सर।
हम बता रहे हैं आपको सर, यही करते हैं सब लोग सर, इनी मिनी माइनी मो सर चूज पे आ जाए सर, वो गवर्नमेंट बन जाए। सही बात है। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल गौर कर दें। वैसे क्योटो प्रोटोकॉल में आपको समझाता हूँ तो पूरा दिन लग जाता है, लेकिन आज मैं केवल 10 मिनट में इसको खत्म करूंगा, क्योंकि बच्चे नहीं रहते तो इंटर क्लास करने का मन ही नहीं होता है। चलिए इस काम को कर देता हूँ, इतना कवर कर दो। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपके ब्रुकलिन कमीशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एजेंडा 21 अपनाया गया, जो विल सेट है, अर्थ समिट है। तो कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे समिट्स हैं जो विश्व में वैश्विक समुदाय एकीकृत होकर के विश्व के विकास के दृष्टिकोण से करना शुरू किया। देखिए 90s से पूर्व में देखा जाए तो 80 के दशक से ही वैश्विक समुदाय सचेत हो गया। वैश्विक समुदाय प्रयास करने लगा, प्रतिबद्धता व्यक्त करने लगा कि विश्व में कितना ज्यादा किस प्रकार से हो सके पर्यावरण को नियंत्रित किया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। और इस दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स, समिट्स लगभग 70 के दशक से विश्व में हुए। अगर हम देखें एक छोटी सी सारणी खींचें तो 70 यानी 71 में रामसर सम्मेलन जो ईरान में हुआ, वो विश्व का एक प्रकार से पहला वैश्विक समुदाय द्वारा गठित एक वैश्विक प्रयास था पर्यावरण के प्रति सचेतता जागृत करने के। उसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी प्रयास किया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन करके वैश्विक समुदाय को ओजोन परत के दृष्टिकोण से और विश्व को एक साथ एकीकृत करने के लिए एक बड़ा प्रयास देखा जा सकता है। इसके बाद 1976 में अंतरराष्ट्रीय कहा जाए कन्वेंशन के लिए या एंडेंजर्ड स्पीसीज जो फ्योना और फ्लोरा के दृष्टिकोण से थे, साइट्स नामक एक समिट किया गया 1976 में जो महत्वपूर्ण था। फिर वियना कन्वेंशन जो 1985 जो विश्व का पहला ओजोन परत को लेकर के सचेतता जागृत करने वाला कन्वेंशन था। साथ ही साथ इसके साथ भारत ने भी उसी एक वर्ष के बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन किया, जो कि एक अगला प्रयास था वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने के लिए और विश्व को विकास करने के दृष्टिकोण से। भारत में जो कहा जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटनाएं थी, उन पर रोक लगाने के लिए ये एक अम्ब्रेला कह सकते हैं कि अधिनियम बनाया गया, जिसमें जल और वायु प्रदूषण कई चीजों को सम्मिलित कर दिया गया था। उसके बाद 80 के दशक में ब्रुकलिन कमीशन 1987 में आता है और इसी से शुरुआत होती है एजेंडा 21 की, जिसे यूएन सेट 1992 में रियो में हुए अर्थ समिट द्वारा अपनाया गया। और रियो की सीरीज लगभग रियो 5 1997, रियो 10 कह सकते हैं कि 2002 और रियो 20 2012 में एक लंबी श्रृंखला चलती है जिसमें रियो का एनालिसिस किया जाता है। लेकिन 80 के दशक में एक महत्वपूर्ण समिट या प्रोटोकॉल हुआ जो काफी प्रसिद्ध रहा, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो प्रमुख मुद्दा था वो ओजोन परत के क्षय की दृष्टिकोण से था। अभी कुछ चीजें हैं जो कि प्रोटोकॉल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए इंपॉर्टेंट रहा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने काफी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया, जैसे सीएफसी को लाना, एचएफसी को हटाना, कई चीजें थी। और इस प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने विश्व समुदाय को एकीकृत करा काफी हद तक। और फिर भारत में देखा जाए तो इंडिया कनाडा एनवायरमेंट फैकल्टी 1995 में 90s में हुआ, लेकिन लगभग 10 साल बीत गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद भी ये देखा गया कि विश्व में जो प्रदूषण का स्तर है वो अभी भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट था कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता हुआ प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था वो काफी नेगेटिव रोल अदा कर रहा था। और इस दृष्टिकोण से 1997 में एक बड़ा वैश्विक प्रयास हुआ जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसकी स्थापना UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा की गई। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य रखा गया। और इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व में पहला ग्रीन हाउस गैसेस से उत्सर्जन को कम करने या ग्रीन हाउस गैसेस की सचेतता के दृष्टिकोण से पहला वैश्विक प्रयास था जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किया गया।
इस प्रोटोकॉल को अपनाने वाले उस समय देशों की संख्या 192 थी, जिसमें 191 देश व यूरोपियन यूनियन सम्मिलित है। अब यूरोपियन यूनियन अकेले 28 देशों का सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार से 191 प्लस 28 देश यानी विश्व के लगभग सभी देश इसको साइन करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल वास्तविक रूप से 1997 में स्थापित हुआ, यानी इसको हम माने एस्टैब्लिशमेंट टू 1997। अब इसमें कई एक इयर्स का पॉइंट आता है, जैसे 1997 में ये एस्टैब्लिश हुआ, PSTD कहा जा सकता है 1997 में। अगला बात क्या है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 1997 में एस्टैब्लिश हुआ और उसमें कुछ बातें थी जो वैश्विक समुदाय को लागू करने के लिए कहा गया। ये कहा गया कि विश्व के देश कार्बन को एमिट करना कम करें, कार्बन के एमिशन को रोकें और कुछ ट्रीटी है, कुछ बातें हैं जिसको अपनाएं। अब इन बातों को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, यह बात रखी गई सन 2005 तक। तो इस प्रकार से अगला जो हमारे सामने आता है वो अक्सर प्रश्न के रूप में आता है कि व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस तो कब अस्तित्व में आया, तो ये केम इनटू 2005, तो 2005 में अस्तित्व में आता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो दो क्वेश्चन आपके सामने होता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ और ये अस्तित्व में कब आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो मुख्य बात आता है वो है कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रीज की संख्या कंट्रीज के दृष्टिकोण से 192 माना जाता है, जिसमें 191 और प्लस यूरोपियन यूनियन, और इस प्रकार से देखें तो लगभग पूरा विश्व ही क्योटो प्रोटोकॉल पर दस्तखत करता है, क्योटो प्रोटोकॉल को सिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योटो प्रोटोकॉल किस बात को लेकर गठित किया गया था, तो इसकी गठन हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो यहाँ पर जो मेन गोल था वो इंपॉर्टेंट है, वो है टू एलिमिनेट the level of greenhouse gases। तो यहाँ पे हरित गृह के जो गैसेस हैं, हरित गृह गैसेस, तो उनको कम करना। अभी हरित गृह गैसेस क्या होता है, मैंने इसके संबंध में हरित गृह का एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हरित गृह वास्तव में एक टेक्नोलॉजी होती है जो ठंडे देशों के में लोगों ने विकसित किया। यहाँ पर वेजिटेशन के साग सब्जियों फल फूल को उगाने के दृष्टिकोण से, पनपाने के दृष्टिकोण से, तापमान में बदलाव यानी तापमान में गिरे हुए तापमान को उठाने के दृष्टिकोण से एक संरचना का विकास किया गया। कुछ इस प्रकार के हरे रंग के कांच के घर विकसित किए गए जिससे कि उस स्थान का तापमान सामान्य तापमान के तुलना में उठ जाए, और ऐसा होता है जिसमें सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, हरे रंग के कांच की वजह से अंदर ही ट्रैप कर ली जाती हैं, जिससे कि वो बाहर नहीं जा पाते और अंदर का तापमान उठ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे साग सब्जियां वेजिटेशन आदि उगाया जा सकता है। ये था हरित गृह, जो कि हरित गृह टेक्नोलॉजी है जो ग्रीन हाउसेस विकसित किए गए ठंडे समय। लेकिन कुछ ऐसे ही तकनीक जो मानव ने विकसित किया वो प्रकृति में मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्वों को छोड़े जाने की वजह से ऑटोमेटिकली विकसित होते हुए दिखने लगा। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कुछ हरे रंग की नहीं बल्कि कुछ ऐसी गैसेस फैलने लगी जो प्रदूषण की वजह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कह सकते हैं, इतनी ज्यादा हो गई कि ये ठीक उसी प्रकार का रोल अदा करने लगा जिस प्रकार से हरे रंग के कांच के घर करते हैं तापमान बढ़ाने के। तो सूर्य से जो किरणें, पराबैंगनी किरणें या किरणें पृथ्वी पे आती हैं वो अंदर तो आई लेकिन बाहर नहीं जा पा रही। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो सामान्य तापमान था वो बढ़ने लगा और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति क्रिएट हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हरित गृह गैसों की मात्रा को घटाना, क्योंकि अगर हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी इसी प्रकार तो विश्व का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, और अगर तापमान बढ़ेगा तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़ और ठंडे पानी के झरने इत्यादि इत्यादि सब गलने लगेंगे, और इनके गलने की स्थिति यहाँ तक पहुंच सकती है कि पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी और यहाँ पर लैंड समाप्त हो जाएगा।
और अगर लैंड समाप्त हो जाएगा तो मानव या जनजीवन कहा जाएगा, और इसके साथ ही साथ समुद्री जनजीवन भी काफी हद तक प्रभावित होगा। और इस दशा को काफी हद तक होते हुए भी देखा जा रहा है, जिसके वजह से नॉर्थ पोल और पोल पर रहने वाले पोलर बियर्स इत्यादि धीरे धीरे ऐसे जीव जो कि बहुत ठंड में रहते हैं वो गायब होने लगे हैं, और कुछ द्वीप लगभग 20,000 से अधिक द्वीप वो धीरे धीरे जलमग्न हो चुके हैं, और ये प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। अतः वैश्विक समुदाय अगर भी नहीं सचेतेगा तो आने वाले समय में हम विश्व में सिर्फ जल ही जल देखेंगे, और तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि साधारण रूप से जीवन जी पाना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वैश्विक समुदाय ने एकीकृत होकर इस महामंच का आयोजन किया, जिसमें कैसे ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम किया जाए। अब ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए जो यहाँ पर वैश्विक समुदाय एकीकृत होता है, वो कार्बन की एमिशन को रोकने के लिए एकीकृत होता है। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ा मजाक होता है, ये कहा जाए कि विश्व समुदाय एक तो होता है, लेकिन यहाँ पर भी जो विकसित राष्ट्र है वो अपना विकास करते चले जा रहे हैं। अब इसी में एक योजना बनाई गई, कार्बन कार्ड की योजना, ये काफी महत्वपूर्ण और काफी रोचक है, जिसमें ये बात रखा गया कि विश्व के समुदाय विकास करें पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और इस प्रकार से विकास ना करें कि वर्तमान को क्षति और भविष्य के लिए कुछ रह ही ना जाए विकास के लिए। इसलिए ये देखा गया कि जो विकसित राष्ट्र है वो कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, चीन, भारत भी इसमें आता है, जो भारत भी काफी प्रतिशत तक कार्बन का एमिशन करता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि 20-30% विकसित राष्ट्र कर रहे हैं, लेकिन जो अभी नव विकसित राष्ट्र है या अविकसित राष्ट्र है वो तो कार्बन का एमिशन बिल्कुल कर ही नहीं रहे। उनके यहाँ तो कल कारखाने फैक्ट्रियां अभी लगी ही नहीं है, तो वहां पे कल कारखाने फैक्ट्रियां लगेंगी तब उनका विकास होगा। इन सारे दृष्टिकोण से एक पैमाना तैयार किया गया, वो ये कि सभी देशों को एक मूल्य बना दिया जाए कि इससे अधिक कार्बन एमिशन आप नहीं करोगे। अब इस प्रकार से देखें तो मान लीजिए कि अगर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये देश 40% कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो विश्व के बाकी सारे देश 60% कार्बन एमिशन कर रहे हैं। और अगर कार्बन कार्ड लिमिट कर दिया जाए तो इस प्रकार से अमेरिका को एक प्रकार से 2 पॉइंट कार्बन एमिट करना होगा। एक एग्जांपल मान लीजिए कि विश्व पूरा 400 पॉइंट्स रख लेते हैं, 400 यूनिट जो है वो कार्बन एमिशन करता है, और 200 अप्रोक्सीमेट देश है, तो हर देश को 2 यूनिट से ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखें तो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, सबको 2-2, और यहीं पे साउथ सुडान को भी 2। अब साउथ सुडान तो 0.1 भी नहीं करता है, लेकिन अमेरिका 23 कर रहा है। अब इस प्रकार से देखें तो अमेरिका को तो अपनी फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेगा, रशिया को अपनी फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेगा, चाइना को फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेगा, भारत का भी काफी बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको भी अपनी फैक्ट्रियों पर फूंक लगाना पड़ेगा। अब विकसित राष्ट्र अगर आज ऐसा करते हैं तो भी वो विकसित बने रहेंगे, और विकासशील राष्ट्रों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अविकसित राष्ट्र तो चलिए उनको विकास करने का रास्ता मिल जाएगा, सुलभ हो जाएगा। लेकिन इस नीति के अनुसार देखा जाए तो विकास के दृष्टिकोण से जो छोटे राष्ट्र हैं उनको मौका मिलेगा विकास के लिए, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए इस नीति के अनुसार तो अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों की तो विकास गति रुक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी इन राष्ट्रों ने भी इस पर हस्ताक्षर किया, और मुख्य रूप से देखें तो ये प्लानिंग बनाने वाले भी ये विकासशील राष्ट्र। ताजुब की बात है, सब इस पर डिस्कस करते हैं, और यह बात लगती है कि भाई चलिए अमेरिका और रशिया और चाइना और बड़े बड़े जितने विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं वो सब कार्बन के एमिशन पे अब रोक लगाएंगे। लेकिन फैक्ट कुछ और ही निकला, वो ये निकला इन देशों ने दस्तखत तो कर दिया कि हम भाई 2 यूनिट्स जो है वो कार्बन एमिशन करेंगे, लेकिन इन्होंने दस्तखत करने के बाद क्या किया कि साउथ सुडान से, यूरोप से और अफ्रीका के बहुत से छोटे-छोटे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके अपने फैक्ट्रीज को लगा दिया, और ये हो गया कि भाई वो देश जो है साउथ सुडान है उसकी फैक्ट्रीज जो है उसके यहाँ अमेरिकन फैक्ट्रीज लगी हैं, और वो जो है कार्बन का एमिशन कर रहे हैं। और इस प्रकार से इन्होंने इस एक प्रकार से अथॉरिटी हर देश को पकड़ा दी कि 2 यूनिट आपको कार्बन एमिशन करना है, चलिए मैं आपके यहाँ आता हूँ, हमारी फैक्ट्रीज आपके यहाँ लगेंगे, आपके यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आपसे मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ेगा, और आप बेरोजगारी दूर होगी। और इन गरीब देशों ने अधिकतर अमेरिका और रशिया और चाइना इन सब देशों के नेतृत्व में आकर के अपने यहाँ जो है
कल कारखाने फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी, परिणाम स्वरूप उनका कोटा जो 2 यूनिट का था वो पूरा हुआ। और इस प्रकार से देखें तो इन देशों ने अब बढ़ाकर एक अप्रोक्सीमेटली 30 और 20% यानी एक प्रकार से देखें तो और भी मात्रा में कार्बन एमिशन करना शुरू कर दिया। एक प्रकार से कहा जाए तो उल्लू बनाने वाला काम किया। इन छोटे छोटे देशों में जाकर के अपने फैक्ट्रीज लगा लिए, यहाँ इनको सस्ते लेबर भी मिल गए, चीप प्रोडक्ट्स मिले और रॉ मटेरियल्स मिले। परिणाम स्वरूप इनका डेवलपमेंट और हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ और कार्बन एमिशन की मात्रा भी ज्यादा होने लगी। इस प्रकार से यहाँ पर इन राष्ट्रों ने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। नुकसान किनको हुआ? विकासशील राष्ट्र जैसे भारत जैसे देशों के लिए मुश्किल था कि वो छोटे छोटे देशों में जाएं और गरीब देशों में अपने फैक्ट्रीज का कारखाने लगा सके। एक्चुअली ये प्लानिंग ही इन्होंने मिलकर की थी बड़ी विकसित राष्ट्रों ने, तो इन्होंने अपने प्लानिंग के अनुसार कार्बन कार्ड डेटा पकड़ाया सबको और सबके यहाँ जाकर के अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर दी। लेकिन भारत जैसे देशों पर दबाव आया, क्या आप अपनी फैक्ट्रीज को बंद करिए, आप अपने विकास को बंद कीजिए, क्योंकि आप कार्बन एमिशन करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और इस प्रकार से देखा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल नाम मात्र का सचेतता था, वास्तविक रूप से इन्होंने अपने दृष्टिकोण से वैश्विक समुदाय को समझा लिया और विकास को सस्टेनेबल करने के बजाय अपने विकास को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम कोई बेनिफिट नहीं और क्योटो प्रोटोकॉल एक असफल प्रोटोकॉल बन गया। और 1997 से लेकर के आज 2020 यानी आप समझ सकते हैं कि 23 साल लगभग बीत गए और विकास कुछ नहीं, और विश्व में कार्बन एमिशन की मात्रा काफी बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और विश्व में बहुत से ऐसी समस्याएं उत्पन्न। तो आशा है कि यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि वैश्विक समुदाय एक प्रकार से सचेत तो हो नहीं रहा है और विश्व को बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हाँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैंने पूरा आपको यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल समझा दिया है। कोई क्वेश्चन? नहीं सर इजी था सर। सर पॉइंट्स है तो सर इजी है। इजी लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो अच्छी बात है। सर तो ठीक है, आज का क्लास फिर ये रुकते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो कल फिर मिलते हैं, क्लास करेंगे। यस सर। थैंक यू सर।